पिछले महीने में लद्दाख में 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। ऐसे लोग जो वार के समय हमारी जवानों की कंधे से कंधा मिलाकर मदद करते हैं, वो लोग आज भारत सरकार से नाराज है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने की बात जिन लोगों ने कहा था कि ये उनका पहला इंडिपेंडेंस डे है, उन लोगों ने पिछले कई दिनों से एक इंडेफिनेट फास्ट पर बैठे हैं। Today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. पिछले कुछ सालों से लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट करने की बाद भी जब भारत सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, तब 6 मार्च को लद्दाख की फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिनों की एक आमरण अनशन पर बैठने की फैसला किया। लेकिन क्यों? लद्दाख के लोग भारत सरकार से क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सोनम वांगचुक सर को अगर आप नहीं जानते हो तो सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। ये वही इंसान है जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स मूवी में रैंचो का कैरेक्टर बनाया गया था, जो अपने असल जिंदगी में भी बहुत सारे इनोवेटिव आविष्कार के लिए ढेर सारे अवार्ड भी जीत चुके हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे, जिसकी मदद से हमारे सोल्जर्स को लद्दाख की इस कड़कती हुई ठंड में भी रहने के लिए एक कंफर्टेबल जगह मिल पाई। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ही आइस तुपास की कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारे कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स भी डिजाइन किए हैं, जिसके चलते सोनम वांगचुक सर हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चे में रहते थे। लेकिन आज जब वही सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से एक आमरण अनशन पर बैठे हैं, तब लद्दाख प्रोटेस्ट की ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। लेकिन क्यों? लद्दाख में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लद्दाख की एनवायरमेंट की और लद्दाख में डेमोक्रेसी की। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं। पहला, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। तीसरा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए। और चौथा, लद्दाख की तरफ से कम 2 MPs दिया जाए, क्योंकि अभी के टाइम में लद्दाख की तरफ से सिर्फ एक MP होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में कोई भी MP नहीं है लद्दाख की तरफ से। इन सभी प्रॉब्लम्स को डिटेल्स में समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्टिकल 370 है क्या और क्यों इसे जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया, इसे समझना पड़ेगा। हमारा देश आजाद होने से पहले इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिखता था, और इस मैप में पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स 2 तरीके से राज करते थे। सबसे पहले इस मैप में पिंक कलर में जो स्टेट्स है, वह ब्रिटिशर्स राजा और निजाम के साथ मिलकर राज करते थे, उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। और दूसरा इस मैप में येलो कलर में जो स्टेट है, वह ब्रिटिशर्स डायरेक्ट राज करते थे, जिसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। लेकिन 1947 को जब ब्रिटिशर्स का इंडिया से जाने का समय हुआ, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान लेकर आते हैं, जिसके चलते ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस डेमोक्रेसी यानी हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। लेकिन इस प्लान के हिसाब से सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को ही बांटा गया, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट था वो इस प्लान में शामिल नहीं था। इस प्लान में कहा गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट है वो उनकी मर्जी के हिसाब से चाहे तो इंडिया के साथ और नहीं तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकता है, और नहीं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। फिर आगे जाकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है। आजादी के बाद जो प्रिंसली स्टेट था, उन्हें इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के साथ इन प्रिंसली स्टेट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर जितने भी छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट थे, वो सभी इंडिया और पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर। लेकिन आगे जाकर अक्टूबर 26, 1947 को जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा थे हरि सिंह, वो इंडिया के साथ एक TT साइन करते हैं, और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का ही एक पार्ट बन जाती है।
अब कश्मीर का डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की जिम्मेदारी बन जाती है। और जब ये सारी बातें चल रही थी, इसी समय में इंडिया भी आज़ाद हुआ था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जा रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। और 1947 में राजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए थे इंडिया के साथ, इसमें लिखा था कि किसी भी कीमत में फ्यूचर में इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगी। सिर्फ कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस, इन तीनों चीजों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के साथ डिस्कस करके। आगे जाकर इस बात की सॉल्यूशन निकाला गोपाल स्वामी आयंकर ने कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस को जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया जाए। इन्होंने एक टेम्पररी और स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा आर्टिकल 370 में कहा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 2 ही आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होगा, पहला आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 370। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 1 में ये लिखा था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी भारत का ही एक इंटीग्रल पार्ट है और इस पर्टिकुलर चीज को लेकर कोई भी डिबेट नहीं। और आर्टिकल 370 में ये भी मेंशन था कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई भी लॉ नहीं बना सकता, सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़कर। और फ्यूचर में अगर इंडिया की पार्लियामेंट इन तीनों चीजों के ऊपर कोई भी लॉ बनाना चाहती है तो उससे पहले एक बार जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उनके साथ डिस्कस करना होगा, उन्हें बताना होगा। लेकिन ये चेंज हुआ अगस्त 2019 में, जब आर्टिकल 370 को पूरी तरह से हटा दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से। इसके बाद लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और यही से जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था, जिसे भारत सरकार ने 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को तो फिर भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख के लोगों से तो वो हक भी छीन लिया गया। आर्टिकल 370 हटाने से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करती थी, तब लद्दाख की तरफ से 4 एमएलए होते थे, लेकिन आज के दिन ये नंबर 0 बन गए। मतलब स्टेट लेवल में कुछ है ही नहीं जिसे लद्दाख के लोग वोट देकर चुन सके। सिर्फ लोकसभा की इलेक्शन में ही लद्दाख के लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ एक एमपी दिया गया। यही कारण है इन सारे डिमांड्स के पीछे। लोकल लेवल पर लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए, ताकि वो लोग खुद की एडीसीज और एआरसीज को चुन पाए, खुद की जमीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। 6 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो हिस्सा है जो हमारे देश की आदिवासी लोगों को और उनकी जमीनों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अनुसार ट्राइबल एरिया में आदिवासी लोग खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजियोनल काउंसिल बना सकते हैं, जिसे एडीसीज और एआरसीज बोला जाता है, जो बेसिकली 2 इलेक्टेड बॉडीज है जिनके पास पावर है ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए, ताकि लोकल आदिवासी लोग अपनी जमीनों को लेकर, अपने जंगलों को लेकर और अपनी सोशल कल्चरों को लेकर अपने कानून खुद बना सके, ताकि बाहर के लोग आकर और कॉरपोरेट माफिया आकर उनकी जमीनों को और उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट न कर पाए। इसके अलावा लद्दाख में अगर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया जाए तो ये लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेचुरल डिजास्टर, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, इन सभी की संख्या बढ़ जाएगा। इसीलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। और यही बातें 2019 में बीजेपी ने खुद कहा था उनकी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करने का। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। यही कारण है कि आज के समय में लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक एक आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करती है तब तक वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जहां दिन में -2 डिग्री से लेकर रात में -10 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाते हैं, वहाँ खुले आसमान के नीचे इस कड़कती हुई ठंड में
लद्दाख की लोग प्रोटेस्ट कर रही है पिछले कई दिनों से, लेकिन फिर भी देश की इतने बड़े न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया से अभी तक गायब है। लद्दाख में लोगों की इन डिमांड्स को पूरा ना करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। अगर भारत सरकार लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल में ऐड करते हैं तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगा लद्दाख की जमीनों को माइनिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक्सप्लॉइट करने का। लद्दाख जो कि हमारे देश का बहुत सुंदर लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्सा है, इसे बचाकर रखना ना सिर्फ लद्दाख के लोगों की जिम्मेदारी है, ये हर भारतीयों का जिम्मेदारी है। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।